प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या एचपी। यदि मैं कहूँ हरात्मक श्रेणी या हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ समांतर श्रेणी आना जरूरी है। यदि आपको समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी आता है तो ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः ही आपको हरात्मक श्रेणी भी समझ आ जाएगा, या आपको हरात्मक श्रेणी समझ आता है तो ऑटोमेटिक स्वतः ही आप समांतर श्रेणी को समझ जाएंगे। अरे ये कैसी बात हुई, हमें एक आता है तो दूसरा हम कैसे समझ जाएंगे, या दूसरा आता है तो हम पहला कैसे समझ जाएंगे। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे कि पानी और बर्फ। पानी और बर्फ दोनों का सूत्र क्या है? दोनों का सूत्र तो आपको मालूम है, H2O है। यानी H2O जो है रासायनिक सूत्र है किसका? इसकी अवस्थाओं का। क्या है भौतिक अवस्थाएं इनकी? एक है पानी जो कि द्रव अवस्था में होती है, और एक है बर्फ जो कि ठोस अवस्था में होता है। लेकिन बर्फ और पानी दोनों का सूत्र तो एक ही है, H2O। लेकिन फ्रिज में रखने पर पानी बर्फ में बन जाता है, और बर्फ को बाहर निकालने पर वह कमरे के तापक्रम पर फिर से पानी बन जाता है। यानी दोनों एक ही रूप है, एक ही स्वरूप में है, बस एक गुण के कारण ही दोनों अलग अलग हैं। ऐसी ही समांतर श्रेणी को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। यदि आपको समांतर श्रेणी आता है तो हरात्मक श्रेणी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या हरात्मक श्रेणी आपको आता है तो समांतर श्रेणी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दोनों का स्वरूप अलग है, आकार और प्रकार अलग है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे दोनों में संबंध है या दोनों में विभिन्नताएं हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या एचपी। तो मैं हरात्मक श्रेणी को किसके द्वार से प्रवेश कराऊंगा? समांतर श्रेणी के द्वार से प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि आपको समांतर श्रेणी मालूम है। तो हम चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी, अब बताइए समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? आपको मालूम है, जैसे 2, 4, 6, 8 यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि प्रश्न ऐसा आएगा कि क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो आप किसी भी श्रेणी को समांतर श्रेणी में कब मानते हैं, कब ये जान जाते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है? जब यह एक गुण का पालन करता है, यह पहला पद है, और जो ये दूसरा पद है वो दूसरा पद क्या है? पहले पद। ये जो दूसरे पद में हम पहले पद को अगर घटा देते हैं तो हमें D मिल जाता है। इसे कहते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस। तो 4 में से 2 गया, 2, 6 को पकड़ लिए, 6 से हमने पूर्व पद को घटा दिया, फिर से 2 आ गया, 8 को पूर्व पद से हमने घटा दिया, यानी 6, 8 - 6 2। तो आप देख सकते हैं सभी में जो अंतर है वह समान है। जब अंतर समान हो गया, इसी को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर। तो हमारे पास एक विन्यास या एक श्रेणी मिल जाता है। अब वो श्रेणी क्या है? पहला पद हुआ A, दूसरा पद हुआ A + D, फिर पद हुआ A + 2D, और इसी प्रकार हम बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी बड़ी राशियों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि पदों की संख्या n है या काफी बड़ी संख्या में है तो ये क्या हो जाएगा? आखिरी जो पद हो जाएगा वो होगा n + n-1 और d हो जाएगा। तो आपने देखा कि n 20 करोड़, 100 करोड़ कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या n के लिए हम यहाँ पर ये आखिरी पद निकाल लेंगे। तो ये जो आखिरी पद होगा क्या होगा? n हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? कुल पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर जो n है वो कितनी है? n जो है 4 है। 1, 2, 3, 4। लेकिन ये 4 करोड़ भी हो सकता है, 40 करोड़ भी हो सकता है। तो पदों की संख्या हम कुछ भी रख सकते हैं n, और यह अनंत श्रेणी तक भी हो सकता है। यानी समांतर श्रेणी अनंत श्रेणी तक भी जा सकता है। यानी हमने देखा कि A + n-1 n कुछ भी रख देंगे तो हमें यह समांतर श्रेणी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? 4, और अंतिम पद कितना है? इसे कहेंगे L यानी 8। तो अब देखिए कि 8 आता है कि नहीं। तो पहला पद कितना हुआ? 2 धन कुल पदों की संख्या कितनी हुई? 4, 4 में 1 गया 3, और ये 2 है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो जो अंतिम पद जो L है वो आपको मिल गया 8। यह है समांतर श्रेणी की बेसिक अवधारणा।
मैंने इसे थोड़ा जल्दी में बताया है क्योंकि ऑलरेडी पूर्व लेक्चर में इसे मैंने काफ़ी विस्तार में और धीरे धीरे समझाया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हरात्मक श्रेणी के द्वार से हम कैसे समांतर श्रेणी के द्वार से कैसे हम हरात्मक श्रेणी के महल में प्रवेश करते हैं। चलिए, गेटवे ऑफ हरात्मक श्रेणी, गेटवे ऑफ एचपी थ्रू द गेट ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी के दरवाजे से हम हरात्मक श्रेणी में प्रवेश करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हरात्मक श्रेणी क्या होती है। तो हरात्मक श्रेणी को बड़ी सरलता से लिखा जा सकता है। मान लो मैंने लिखा सेम इसी को ही लिख दिया 2 4 6 8। आप कहेंगे अरे आपने तो बिल्कुल जैसा समांतर श्रेणी थी उसी को उठाकर यहाँ लिख दिया, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? ना, ये बर्फ है या पानी है, बस इसकी अवस्था बदल रही है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको अपॉन कर देंगे, ये अपॉन कर दिया, अब ऊपर में बस 1 लगा देंगे। तो आपने ये 1 लगा दिया, तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, जो का त्यों जैसे समांतर श्रेणी दी गई थी बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर आपने इसको लिख दिया। तो आपने 2 4 6 8 लिखा था, आपने बिल्कुल 2 4 6 8 लिख दिया। बस आपको इसने ऐसा 1/2 लिख दिया, 1/4 लिख दिया, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। यानी समांतर श्रेणी के जो प्रत्येक पद है यदि उनको व्युत्क्रम के रूप में लिख दिया जाए या रेसिप्रोकल के रूप में लिख दिया जाए, जैसे बर्फ को हम कैसे बनाते हैं? हमने पानी को कहाँ रख दिया? फ्रिज में रख दिया, तो वह बर्फ बन गया, और बर्फ को हमने कमरे के तापक्रम में ले आया तो फिर से पानी बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पर एक गुण का पालन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था दोनों एक ही हैं, केवल अपने गुण के कारण ही अलग हो जाते हैं। एक ही सिक्के के 2 रूप हैं, बस एक पहला रूप होता है, एक दूसरा रूप होता है। तो हम देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी को बदला जा सकता है हरात्मक श्रेणी में, और हरात्मक श्रेणी को बदला जा सकता है समांतर श्रेणी में केवल इसका व्युत्क्रम निकालकर या केवल इसका रेसिप्रोकल निकालकर। तो इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम निकालकर हम एक दूसरे में इसे रूपांतरित कर सकते हैं। तो आपने देखा, लेकिन हमें ऐसी कोई गारंटी है क्या? ये गारंटी है क्या कि यह हरात्मक श्रेणी में होगा? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि यह हरात्मक श्रेणी है? क्योंकि अभी तो मैंने केवल ये विश्वास दिलाया आपको कि समांतर श्रेणी को ही हम हरात्मक श्रेणी में या हरात्मक श्रेणी को ही हम समांतर श्रेणी में व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? अब हम देखते हैं हरात्मक श्रेणी की मूलभूत परिभाषा क्या है, इसका ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। तो हरात्मक श्रेणी का डेफिनेशन बड़ा सरल है। कोई भी 3 राशियां, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज, तो यहाँ पर 3 लगातार राशियां, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज, तो आप देख सकते हैं तो हरात्मक श्रेणी के लिए कम से कम 3 लगातार या कॉन्जिक्यूटिव राशियों की आवश्यकता होती है। कितनी भी बड़ी श्रेणी होगी कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी 3 लगातार पदों को आप चूज कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं। कोई भी 3 लगातार पदों को सैंपल के तौर पर, है ना, समष्टि, आप उसके सैंपल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि यह हरात्मक श्रेणी में होगा या नहीं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई भी 3 लगातार राशियां हरात्मक श्रेणी में कही जाएंगी, हरात्मक श्रेणियां बनाएंगी, हरात्मक श्रेणी में रहेंगी यदि यह इस शर्त का पालन करे। शर्त क्या है? a/c बराबर a ऋण b बटा b ऋण c। इसे हम तिरक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा a b ऋण c बराबर c a ऋण b। इसको हम अलग खोल देते हैं तो a b ऋण a c। आप कहीं पर भी इनका मान रखकर ये a है, या हमने कोई भी 3 पद लिया, मान लो हमने इस 3 लगातार को ले लिया, हमने इन 3 लगातार राशियों को चयन कर लिया। आप इन 3 लगातार राशियों का भी चयन कर सकती हैं, बस शर्त ये है कि 3 राशियां हो और वह कॉन्जिक्यूटिव हो या लगातार हो। यही परीक्षा में आता है कि दी गई श्रेणियां हरात्मक श्रेणियां में है या नहीं, या इनमें से कौन सी श्रेणी हरात्मक श्रेणी में होगी। तो या तो आपको समांतर श्रेणी यानी अपने पॉजिटिव या अपने प्लस पॉइंट में ले आना है कि आपको समांतर आता है तो इसको व्युत्क्रम करके समांतर के श्रेणी चेक कर लीजिए। अगर वह समांतर होगा तो निश्चित तौर पर हरात्मक भी होगा, और हरात्मक होगा तो निश्चित तौर पर समांतर होगा। दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तो अब हम देखते हैं AB माइनस AC बराबर ये हो गया CA माइनस CB। और सरल करने के लिए ABC से हम भाग दे देते हैं तो ये होगा ABC से पूरे पक्षों को,
है ना, पूरे पदों को दोनों पक्षों में भाग देने पर यहाँ पर बन गया ए बी, यानी ये सी माइनस ए बी सी से भाग दिए तो बी बचा, यहाँ पर ए बी सी से तो यहाँ पर बचा 1/b और यहाँ पर बचा सी बी यानी 1/a बचा। ये देख सकते हैं आप आसानी से 1/c माइनस यहाँ बचा 1/b बराबर 1/b और यहाँ बचा माइनस 1/e। आप यहाँ पर मान रख दीजिए आसानी से, बड़ी सरलता से यहाँ पे मान रखा जा सकता है 1/c, यानी c क्या है यहाँ पर 1/6 है, तो 1/c रखने पर क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। 1/b, b कितना है 1/4, तो a 1/4 b ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 बराबर, यहाँ दे सकते हैं 4, ये 4, 1/4 यानी 4 ऊपर चला जाएगा 4 माइनस 1/1, ये कितना है 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हैं 6 × 4 भी 2 और 4 × 2 भी 2, यानी 2 बराबर 2। इससे यह सिद्ध होता है कि दी गई श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है। बस इतना सरलता से आप इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और यह सिद्ध कर सकते हैं कि दी गई श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है या नहीं। यही इसकी शर्त है, यही इसका कंडीशन है। और अगर आप बोलेंगे आपने इन लगातार 3 पदों को लिया, यदि आप इन लगातार 3 पदों को लेंगे तो चलिए ये आपका होमवर्क है, आप इसको देखिएगा कि यदि आप इन 3 लगातार पदों को लेते हैं तो यह हरात्मक श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो आप होमवर्क है, आप बताइए कि यदि मैं 1/4, 1/6 और 1/8 को लूँ और इस शर्त का पालन करूँ, इस शर्त को सिद्ध करने का प्रयास करूँ, तो क्या ये शर्त से यह हरात्मक श्रेणी में सिद्ध होता है या नहीं। इतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही आपको सुनिश्चित कराता है, कन्फर्म कराता है और यही अभ्यास है जिसे आप सीधा परीक्षा में जाकर डायरेक्ट या तो समांतर श्रेणी में लेकर या सिर्फ सीधा इस शर्त में रखकर आप चाहे इस यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, तीनों पर ही रखने पर दोनों पक्ष आपको बराबर मिलेंगे, जो यह सिद्ध करते हैं कि दी गई श्रेणी हरात्मक श्रेणी में है। ऐसे ही चलिए कुछ मैंने एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई 3 हरात्मक श्रेणी लिखना है, कोई भी 3 हरात्मक श्रेणी लिखिए और मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, है ना। तो हम लिख दिए 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ये हरात्मक श्रेणी में है या नहीं आपको पता लगाना है। आपको पता लगाना है 1/3, 1/7, 1/11, 1/15, क्या ये हरात्मक श्रेणी में है या नहीं। ये आपका अभ्यास है, एक्सरसाइज है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 हरात्मक श्रेणियां कोई भी आप लिख के दिखाइए, लिख पाएंगे कि नहीं। इसके लिए बड़ी आसान है, आप समांतर श्रेणी लिखिए और उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, आपको हरात्मक श्रेणी मिल जाएगा। ये हरात्मक श्रेणी में है या नहीं इस शर्त में लगा दीजिए, यहाँ पर फिट कर दीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा अगर दोनों पक्ष बराबर हुए तो ये हरात्मक श्रेणी में होंगी। इसके लिए भी आपको इस शर्त का पालन करना है। तो यही आपका हरात्मक श्रेणी की आधारभूत सिद्धांत है, नियम है और सरलता से समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी में एक जुगलबंदी है जिसे आपने आसानी से समझ लिया। अगले लेक्चर में मैं आपको हरात्मक माध्य बताऊंगा, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य, तीनों में मैं समानता भी बताऊंगा, अंतर भी बताऊंगा। उनके कुछ प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।